नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र और झारखंड में भी चलने लगा है, होर्डिंग लग गए हैं। देखिए, कल्पना करिए कि ये नारा दूसरे समुदाय के लिए संकेत नहीं है। अगर ये नारा अभय दुबे जी ने कहा कि अगर ये नारा मुसलमान भी अपना लें कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, वो एक पुष्ट वोट दे दें। अगर पिछड़ों में ये संदेश चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी तो अब ऊंची जातियों की पार्टी बन के रह गई है, योगी आदित्यनाथ नारा ही इसीलिए दे रहे हैं, पिछड़े और दलित एक मंच पर आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल होने में कितनी देर लगेगी। और झारखंड में जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बंटी बबली कह रहे हैं, इन शब्दों की मर्यादा राजनीति में क्या होनी चाहिए। अभय दुबे जी से हमने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर बहुत शानदार चर्चा की है, आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी चर्चा देखिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत अच्छी खुशखबरी, आज हमारी जो म्यूजिकल फिल्म थी रसप्रिया, जिसकी हम बात कर रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी पर, पटना में उसका शानदार प्रीमियर हुआ। जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी आज शामिल थे प्रीमियर में। हमने उनका वीडियो डाला है, आप देखिएगा 4 पीएम में। 4 पीएम म्यूजिक को भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। महाराष्ट्र में चुनाव अपने रंग में आने लगा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, तीखे हो गए हैं। प्रधानमंत्री कब जाएंगे महाराष्ट्र में बड़ा बड़ा शंखनाद करने? अमित शाह जी की रैलियां कब होंगी? क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी और शाह जी की रैलियां होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि वहां पे बड़ा एक मजेदार सवाल यह आ रहा था, लोग ये कह रहे थे कि अगर मोदी जी की शाह की अगर 2 दर्जन रैलियां हो जाएं तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। माहौल इतना खराब है इनके कि खुद ही खुद मामला बिगड़ जाएगा, गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा आ जाएगा। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री ये अवॉइड करेंगे, महाराष्ट्र में कुछ कम जाएंगे, या फिर कुछ और बड़ा प्लान होगा प्रधानमंत्री की निगाह में, मोदी जी की निगाह में? देखिए, इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की नीति लग रही है वो तो ये है कि विधानसभा चुनाव में मोदी को ज्यादा न ले जाया जाए। हरियाणा में भी वो बहुत कम गए। और आप देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा वो झारखंड में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ये मानता है कि झारखंड में उनके लिए जमीन बेहतर है। हालांकि मैं इस बात को उतना नहीं मानता। मेरा मानना है कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए वहां की सारी राजनीति तितर बितर कर दी है, पार्टियों को बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी वहां पर ज्यादा जाएंगे। और कुछ कुछ रैलियां तो निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन जो चुनाव का प्रबंधन है वो पूरी तरीके से अमित शाह के शिकंजे में है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र में, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपने अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट का नाम सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो ए फॉर अमित शाह। बाकायदा आज ही इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है, उसमें ये बात कही गई है कि आपने सुना होगा अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट का नाम, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा में तो महाराष्ट्र में एक ही इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट है, वो है ए फॉर अमित शाह। और एक तरह से देखा जाए तो अमित शाह बार बार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। बार बार वो न केवल भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं, बल्कि महायुति के दूसरे नेता जो है उनके साथ भी लगातार संपर्क में है। और उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों भारतीय जनता पार्टी को 130 से 150 के बीच सीटों पर लड़ाने पे मान जाएं और किसी किस्म का कोई उसके खिलाफ बगावत न हो। भाजपा की असली समस्या ये है कि भाजपा बहुत बड़ी बगावत का सामना कर सकती है। अभी देखिए, जो 99 सीटें, जो 99 सीटें टिकट भाजपा ने घोषित किए, उसमें से 80 टिकट जो है वो तो पुराने विधायकों को ही दोबारा दे दिए। केवल उन्हीं जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने विधायक टिकट बदले हैं जहां पर उसकी इंटरनल सर्वे द्वारा पता चला है कि ये आदमी निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगा या इसके खिलाफ लोग स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो स्थिति वहां पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं देना चाहती, कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे वो हारे, क्योंकि पहले से ही जो महायुति है उसकी उसकी स्थिति हिली हुई है। अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो उससे और निकल के आएगा कि महायुति की स्थिति हिली हुई क्यों है। महाराष्ट्र में इस बार लोगों की बड़ी निगाहें दलित वोटों पर है कि दलित वोटों का रुझान किधर जाएगा, दलित किधर जाएंगे। खास तौर से महाराष्ट्र में जो रिजर्व सीटें हैं, उन रिजर्व सीटों पे आपको क्या लग रहा है, रुझान किधर ज्यादा जाएगा? महाराष्ट्र में दलित मतदाताओं के लिए क्या महायुति पसंदीदा होगी या महाविकास आघाड़ी? क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में? ये तो बहुत साफ आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो बहुत सीधा है। देखिए, महाराष्ट्र में 29 सीटें ऐसी हैं
जो कि शेड्यूल कास्ट सीटें हैं वो दलितों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन दलितों का वैसे कुल महाराष्ट्र में करीब 11.8% आबादी दलितों की है। 29 सीटें दलितों के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, लेकिन केवल 29 सीटों तक ही उनका प्रभाव नहीं है। महाराष्ट्र की 21 अन्य सीटों के ऊपर स्थिति यह है कि दलितों के वोट 5-5 लाख हैं वहां। तो उन सीटों पर वो आरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दलित वोट उन सीटों पर तकरीबन निर्णायक होने की स्थिति में है। और जब मैं दलित जो मतदाताओं के वोटिंग रुझान का इतिहास देखता हूं तो मैं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों में अपनी लोकप्रियता को लेकर 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस वक्त अपने शीर्ष पर थी। 2014 में दलितों ने भाजपा को अच्छा समर्थन दिया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों का समर्थन भाजपा को मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में लगातार गिरावट हो रही है दलितों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। और पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर तो स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लाल किताब, संविधान की लाल किताब सबसे ज्यादा चली थी और उसके बाद अगर कहीं चली है तो वो महाराष्ट्र में चली है। और राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं, इसलिए हरियाणा में जब जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, राहुल गांधी ने फौरन महाराष्ट्र का रास्ता पकड़ा और कोल्हापुर जाके उन्होंने एक संविधान सम्मेलन किया और फिर से वो लाल किताब लेकर लोगों को दिखाते हुए नजर आए कि ये लोग आरक्षण को आपके छीन लेंगे और संविधान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेंगे। अब महाराष्ट्र जो है वो बाबा साहब का घरेलू प्रदेश है और रिपब्लिकन पार्टी के सारे चुनावी प्रयोग बाबा साहेब ने महाराष्ट्र में ही किए थे। तो महाराष्ट्र का जो दलित समुदाय है, जिसके अंदर महार सबसे शक्तिशाली समुदाय है, इन्हीं महारों ने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के साथ बुद्ध धर्म कबूल किया था और उसके बाद से एक नई तहरीक, एक नए किस्म की दलित राजनीति ने जन्म लिया। तो उसका प्रभाव आज भी बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त महाराष्ट्र का जो दलित वोटर है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में वो महाविकास अघाड़ी को जम के वोट दे चुका है और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपने उसी प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी कर रहा है। और ये चीज महायुति के लिए बहुत मुश्किल तलब है। महायुति के लिए और भी मुश्किलें हैं, लेकिन खासतौर से जब आपने सवाल दलित वोटरों का पूछा है, मैं ये मानता हूं कि दलितों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर महाविकास अघाड़ी महायुति को बहुत जमकर चुनौती देगा और दलित उसके फ्रंटलाइन वोटर होंगे। अच्छा, महाराष्ट्र के अलावा अगर हम झारखंड जाएं तो आपको क्या लगता है झारखंड में दलितों का रुझान किधर होगा? आदिवासी वोट किधर जाएंगे? और जो ये झारखंड को दलितों के संदर्भ में न देख के हमें लोगों को ज्यादातर आदिवासियों के संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि झारखंड का तो गठन ही आदिवासियों के नाम पर हुआ है। झारखंड का मतलब होता है झाड़खंड यानी जंगल। झारखंड हम लोग अंग्रेजी के प्रभाव में बोलने लगे हैं, असली शब्द है झाड़खंड। तो ये जंगल, तो आदिवासी समाज जो है वहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां की 26% आबादी ऐसी है जो कि आदिवासियों की है और 28 सीटें ऐसी, 81 की विधानसभा में 28 सीटें हैं जो कि आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं रुकती है, कम से कम 24 जिलों के अंदर 21 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कम से कम 1 लाख आदिवासी जो है मौजूद है। यानी और इससे और भी आगे देखें, अगर परसेंटेज में देखें तो 43 निर्वाचन क्षेत्र झारखंड के ऐसे हैं जहां 20% आदिवासी आबादी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को देखना चाहिए कि भाई आदिवासियों का रुझान किधर है। वहां भी झारखंड में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति है। झारखंड में 2019 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के बीच में अपने प्रदर्शन को लेकर पीक पे थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव हुआ, आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरने लगा और झारखंड मुक्ति मोर्चे ने और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी से और जो आजसू है स्टूडेंट यूनियन, आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, उससे बड़े पैमाने पर उसने सीटें छीनी। और अभी लोकसभा चुनाव के अंदर तो स्थिति ये रही कि जितनी भी आरक्षित सीटें थी आदिवासियों की, वो सारी की सारी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने और कांग्रेस ने जीत ली। असम के मुख्यमंत्री आज
हद करते हैं वो, तो जब बोलने लगते हैं तो हद ही करते हैं। कह रहे थे कि वो बंटी और बबली की जोड़ी है, कल्पना जी के लिए और हेमंत सोरेन के लिए कह रहे थे। मतलब चुनाव में कसम खा रखी है असम के मुख्यमंत्री ने कि भाषा की शालीनता, भाषा की मर्यादा रहने नहीं देंगे। और ये जो भाषा की मर्यादा गिरती है, जो प्रधानमंत्री अचानक मुजरा मुसलमान करने लगते हैं, इसका जनमानस में क्या प्रभाव पड़ता होगा आपके हिसाब से? मुझे तो नहीं लगता कि इन चीजों का जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता होता तो ये तो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी हेमंत बिश्व शर्मा ने कैसी-कैसी बातें कही थी और प्रधानमंत्री ने किस-किस तरह का चुनाव प्रचार किया था, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वोटर चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, या ओबीसी वोटर हो, या ऊंची जातियों का वोटर हो, सब लोग राजनीति में शालीनता चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जिस तरह की राजनीति की है, उसमें राजनीति में शालीनता नाम की कोई चीज उनकी तरफ से रखी नहीं गई। जिस तरह का वो चुनाव प्रचार करते हैं, अब हेमंत बिश्व शर्मा है, वो असम के मुख्यमंत्री हैं। वो झारखंड में क्या बोल के करेंगे, उनका क्या झारखंड में असर होगा? महाराष्ट्र में आके बोलेंगे, वहां पर हस्तक्षेप करेंगे राजनीति में, तो उनका क्या असर होगा? हम सब इस बात को जानते हैं। क्योंकि मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसलिए भाजपा का कोई भी नेता कहीं भी कोई भी चटपटा, जायकेदार या इस प्रकार का कोई बयान दे, तो फौरन उसको लेके उछालने लगते हैं। लेकिन इन सब चीजों का जो संचित असर होता है, मेरा मानना है कि वो नकारात्मक होता है। और वो हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को, और अगर नरेंद्र मोदी इस तरह का एक बार फिर से प्रचार वहां करते हैं, खासतौर से आदिवासी और दलित इलाकों में। देखिए, 4 बहुत बड़े मतदाता मंडल हैं, 4 बहुत बड़े इलेक्टोरेट हैं, जहां पर महायुति की बहुत बड़ी परीक्षा है। एक है मतदाता मंडल दलितों का, एक मतदाता मंडल है आदिवासियों का, एक मतदाता मंडल है मराठाओं का, और एक मतदाता मंडल है मुसलमानों का। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल सरकार की मदद से, भाजपा सरकार की मदद से, कुछ मुसलमान वोट प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा लेकर सामने आया है। वो है अजित पवार की पार्टी। अजित पवार के कहने पर जिस तरीके से मदरसों के शिक्षकों के वेतन बढ़ाए गए हैं, उससे ही लगता है कि इन लोगों को उम्मीद है कि अजित पवार मुसलमानों के कुछ वोट प्राप्त कर सकते हैं। भले ही दूसरे का भाजपा और एकनाथ शिंदे को मुसलमानों के वोट न मिले, लेकिन अजित पवार को मुसलमानों के वोट प्राप्त हो सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि अजित पवार ने जब से महाविकास अघाड़ी को छोड़ा है, शरद पवार को छोड़ा है, अपने चाचा को छोड़ा है, उसके बाद से उन्हें मुसलमान वोटर गोलबंद करने की उनकी क्षमता ना के बराबर रह गई है। और ये चीज इस इरादे में वो लोग कहीं कामयाब नहीं होने वाले। जहां तक मराठा वोटरों का सवाल है, जो मनोज जनागी पाटिल हैं, जो मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता हैं, वो एक जमाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, कांग्रेस के एक संगठन के पदाधिकारी हुआ करते थे। आज तो वो तकनीकी रूप से कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उनको और जो मराठा आरक्षण के दूसरे एक्टिविस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, उन्हें इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, एक बात को कहना जरूरी है, क्योंकि भारत जो लाभार्थियों की दुनिया बनाई गई है, इसमें भी कभी भी चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले इस तरीके से रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं, जिस तरीके की इन लोगों ने रेवड़ियां बांटी हैं। बहुत बड़े पैमाने बांटी हैं, यहाँ तक कि उस पैसे को बढ़ाने के लिए दिवाली बोनस के नाम तक पे लाडली बहन स्कीम है और भाऊ स्कीम है, दोनों में पैसे दिए गए हैं। ये भी इस चुनाव में एक परीक्षा होगी कि अगर चुनाव के ठीक पहले, यानी अगर आप 1 साल से पहले काम शुरू कर देते, 1.5 साल पहले से काम शुरू कर देते, तो बात समझ में आती। चुनाव के ठीक पहले ये सब जो इस तरह से रिश्वत बांटी जाती है, ये हमारे वोटर हैं, इनके बदले वोट पड़ जाएंगे, इसका दरअसल असर होता क्या है? लेकिन इसके अलावा अगर ये बात करूं महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों की, तो अभी तक जो सहयोगी दलों को सीटें नहीं बटी हैं, उससे भी नाराजगी है। समाजवादी पार्टी 5-6 सीटें चाह रही है। वो अबू आसिम आजमी ने चेतावनी दी है कि अगर भैया 24 घंटे में फाइल करिए हमारा। तो ये जो सहयोगी दल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, कांग्रेस ने छोड़ दिया कि भाई सफाई लड़ लीजिए सारा, और समाजवादी पार्टी ने अपनी 9 की 9 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन महाराष्ट्र वो चाहती है भाई कि अगर हमें हरियाणा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो हमें महाराष्ट्र में तो चाहिए चाहिए। वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा। क्या ये भी एक परेशानी का सबब बनेगा? देखिए, इस तरह की चीजें परेशानी का सबब बनती हैं।
इनसे गठजोड़ों को नुकसान भी होता है, लेकिन एक गठजोड़ में सीटों की संख्या और टिकटों और टिकट किसको दिया जाएगा, इसको सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। कम से कम महाविकास अघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि वही 85-85 सीटें तीनों लड़ेंगे। ये भी तय कर दिया है कि बाकी 18 सीटें ऐसी होंगी जिनके अंदर वो आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, इन सबको सीटों का बंटवारा करेंगे। तो उन्होंने जो छोटे दल हैं, उन छोटे दलों के लिए सीटें अलग से मार्क कर दी हैं कि इनमें से हम इनको देंगे। तो ये तो अपने आप में एक फार्मूला तकरीबन बन ही गया है। और जो सीटें अभी भी बची हुई हैं, उनके ऊपर हो सकता है कि पार्टियां उम्मीदवार अपने लड़ाएं, लेकिन वो उम्मीदवार दूसरी पार्टी के हों और वो चुनाव चिन्ह किसी और पार्टी का हो। गठजोड़ राजनीति में ये सब बहुत होता है। आप देखिए अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के संदर्भ में क्या वक्तव्य दिया है, बड़ा दिलचस्प वक्तव्य है। उस वक्तव्य को समझने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। अखिलेश का कहना यह है कि सभी 9 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि सभी, हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अपना दावा वापस ले लिया है, लेकिन अखिलेश का कहना क्या है, सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। इससे एक ये भी बात समझ में आती है, मुझे पता नहीं है इस बात को, मैं ये नहीं कह सकता हूं ऐसा होगा ही, लेकिन हो सकता है कि 9 में से 1 या 2 सीटें ऐसी हों जहां पर ऐसे लोग चुनाव लड़े साइकिल के निशान पर जो दरअसल कांग्रेस के हों। मतलब ये सब बातें भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन अब तो नहीं है, अब तो लगभग सब जगह उन्होंने डिक्लेयर कर दी, सब जगह समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र में वो जो 5-6 सीटें मांग रहे हैं, लग रहा है कांग्रेस देगी या नहीं देगी उनको? देखिए महाराष्ट्र में वो सीटें मांग रहे हैं, वो केवल कांग्रेस के हाथ में देना नहीं है। ये मानना कि केवल कांग्रेस चाहेगी तभी सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस का मानना यह है कि अगर हमें आप 85 से ऊपर 110 या 115 सीटें दे दें, तो हम अपने कोटे से कुछ सीटें छोटे दलों को दे सकते हैं। इस तरह का कांग्रेस का कहना है। इधर भारतीय जनता पार्टी का भी कहना उधर महायुति में यही है कि अगर हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी तो हम छोटे दलों को एकोमोडेट कर पाएंगे, अपने कोटे से कुछ सीटें दे पाएंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे तरकीबें हैं, बहुत सारी जुगाड़ गठजोड़ राजनीति में चलती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि 9 विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे हैं, अगर इसमें से 6-7 भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, सपोज हम कल्पना करते हैं, हालांकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, मिल्कीपुर में चुनाव टाल दिया गया। मजे की बात यह कह दिया कि यहाँ की कुछ चीजें जो हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। दर्जनों मैं स्थान जानता हूँ जहाँ पे कोर्ट में लंबित रहती है चीजें, चुनाव हो जाते हैं। मिल्कीपुर अयोध्या की एक विधानसभा है। अयोध्या में हारे तो पूरी दुनिया में किरकिरी होती है कि अयोध्या ने इनको पराजित कर दिया, तो मिल्कीपुर का चुनाव ग्राउंड पर टाल दिया गया। अब आप मुझे खुद बताइए कि हाई कोर्ट में अगर 10 साल 5 साल अपील लंबित रही, सुप्रीम कोर्ट में रही, तो 5-10 साल मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होंगे। लेकिन मिल्कीपुर में 1000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत का फुल पेज का विज्ञापन अखबारों में छपा। क्या मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ 1000 करोड़ की योजनाएं शुरुआत करेंगे? इतनी इंपॉर्टेंट विधानसभा। लेकिन मैं बाकी दूसरी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। 9 में से अगर 5-6-7 हारते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद 1-2 दिन पहले भी इस बात पे आपने चर्चा की थी और मैंने एक जवाब उसमें दिया था। उस जवाब को मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूँ। मेरा मानना यह है, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर योगी आदित्यनाथ को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर लोकसभा चुनाव परिणाम के 1 महीने के अंदर ही अंदर हटा दिया होता, 1-1.5 महीने के अंदर, तब वो उनको हटा सकते थे। आज स्थिति यह है कि अगर ये 9 में से 6 या 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाए, तब भी ये योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पाएंगे। कुछ सीटें हारने पे शोरगुल शुरू हो जाएगा, ये बात सही है, और उसकी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, हम लोग समीक्षाएं शुरू कर देंगे, लेकिन अभी ये फिलहाल योगी आदित्यनाथ को हटाने की स्थिति में नहीं है। इनके हाथ से वो घड़ी निकल गई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और एक तरह से देखा जाए तो जो मुसलमान विरोधी और हिंदू खतरे में है, अब महाराष्ट्र में कई जगहों पे क्या नारा दे रहे हैं, जो उत्तर महाराष्ट्र है, जिसको ओनियन बेल्ट, प्याज की पट्टी कहते हैं, जिसमें नाशिक, धुले, जलगांव जैसे जिले आते हैं, इन जिलों में महाविकास अघाड़ी ने महायुति की लोकसभा चुनाव में बड़ी जम के पिटाई की थी, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी थी कि प्याज के व्यापार को बहुत बड़ी ठेस लगी थी, तो उसका बहुत बुरा परिणाम निकला। और दूसरे वहां के आदिवासियों ने, मराठाओं ने,
मुसलमानों ने जम के महाविकास आघाड़ी को वोट दिया था। इस वक्त भी इस पूरी प्याज की पट्टी में मराठा और मुसलमान गोलबंदी बहुत ही शिखर पे है इस वक्त, और वो पूरी तरीके से महायुति के खिलाफ है। तो वहां पे लोग क्या नारा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, हिंदू खतरे में है। हर जगह ये नारा दिया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अब जब आप भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति अपनी बना लेगी कि हिंदू खतरे में दे के नारा लगेगी, तो योगी आदित्यनाथ की जरूरत पड़ेगी उसे। आप देखिए महाराष्ट्र वगैरह में सब जगह योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पे उतारा जाएगा। झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां भी स्टार प्रचारक के तौर पे उतारा जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों कई मामलों में एक ही मुकाम पर खड़े हुए। अब इनके बीच में जो पहले वाले मतभेद थे, वो मतभेद पूरी तरह, तो मतभेद राजनीति में कभी खत्म नहीं होते, पूरी तरह विवाद कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अब वो बात रह नहीं गई है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, नारे वही चलेंगे, मतलब स्टार प्रचारक की भूमिका में वही रहेगा कि कटोगे तो बटोगे, लाइन वही है योगी, बिल्कुल है ना? कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो वहां पोस्टर लग रहे हैं महाराष्ट्र में इस तरह के। झारखंड में भी शुरुआत, कांग्रेस से एक बंद है जी, क्या करें, झारखंड में भी शुरुआत हो गई इस नारे की। झारखंड में भी शुरुआत हो गई है। तो कटोगे तो बटोगे, इन लोगों का पैट लगता है ये बहुत प्रभावी नारा है। अच्छा, अब इसमें एक और इस नारे, ये नारा दुधारी तलवार है। बटोगे तो कटोगे, हम उल्टा बोल रहे हैं, बटोगे तो हाँ, बटोगे। मेरा कहना है ये नारा दुधारी तलवार है। ये सभी समुदायों को संदेश देता है कि आप बट के वोट मत दीजिए। ये और खतरनाक बात कही आपने। हाँ, सोचिए ना, ये मुसलमानों को भी संदेश देता है कि आप बट के वोट मत दीजिए। ये दलितों को भी संदेश देता है कि आप बट के वोट मत दीजिए। ये मराठाओं को भी संदेश देता है कि आप बट के वोट मत दीजिए। तो अगर सब लोगों ने तय कर लिया कि उन्हें बट के वोट नहीं देना है, तो फिर तो तख्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या तो सारे वोट भाजपा को मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बीजेपी तो ये नारा बटोगे तो कटोगे, ये नारा बैकफायर कर सकता है, बूमरैंग कर सकता है नारा ये। हाँ, ये तो खतरनाक बात हो जाएगी। 400 पार का नारा दिया गया था, तो बूमरैंग किया कि नहीं किया? वो लोगों ने उसके अलग अलग मतलब निकाले। 400 पार के नारे के लोगों ने अलग अलग मतलब निकाले। इसी तरह बटोगे तो कटोगे के सब लोगों के लिए नारा है ना, वो तो सब लोग अलग अलग उसके लिए मतलब निकालेंगे। तो ये तो खतरनाक बात हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा थोड़ा थोड़ा क्षत्रिय वाला है, ठाकुर वाला है, और उनके चेहरे के खिलाफ अक्सर बैकवर्ड और दलित लोग सामने आते रहते हैं। तो अगर पिछड़ों में भी वैसे चला गया कि भाई तो मलाई तो ऊंची जाति के लोग काट रहे हैं, तो बटोगे तो फिर कटोगे, तो वो लोकसभा चुनाव से, संजय जी, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस संकट का सामना कर रही है, और वो उस संकट को स्वीकार नहीं कर रही है, उसको संकट का सामना वो ये कर रही है कि फिर से एक बार दलितों और आदिवासियों के बीच में, ओबीसी के बीच में इसकी छवि ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि हो गई है, यानी ऊंची जातियों की पार्टी है, द्विज जातियों की पार्टी है। ये छवि 2014 से 19 के बीच में काफी घटी थी, और भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक बड़े पैमाने की एक हिंदू एकता करने का मौका मिला था। वो मौका जो है वो धीरे धीरे करके इनके हाथ से निकल गया है। जिस तरह की इन्होंने राजनीति की है उससे एक बार, और जिस तरह कांग्रेस ने प्रचार किया, विपक्ष ने प्रचार किया, उससे हुआ ये है कि इनके लिए एक समस्या पैदा हो गई है। दोबारा नए सिरे से इनको दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ये विश्वास दिलाना है कि ये वही पुरानी पार्टी है 2014 से 19 के बीच वाली। दरअसल मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में भाजपा जैसे बनी, उसको दरअसल हमें दो हिस्सों में बांट के देखना चाहिए। हमें 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक को एक हिस्सा बनाना चाहिए, और 2019 से लेके अभी 2024 तक को दूसरे हिस्से बनाना चाहिए। इस तरीके से हमको देखना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इन लोगों के उठान का जमाना था, ये इन लोगों के उतार का जमाना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं राजनीति की। लेकिन राजनीति के इस दौर में अमित शाह स्वीकार कर लेंगे योगी आदित्यनाथ का इतना बढ़ा हुआ कद, योगी आदित्यनाथ के स्टार प्रचारक की भूमिका में अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते की चीजें छुपे नहीं है। किस बहुत हद बड़े तक हैं, लेकिन मजबूरियां हैं संजय जी, रिश्ते बहुत खराब है उनका। बस चले योगी आदित्यनाथ को अभी निकाल के बिल्कुल ढक्कन कर दें, वहां भेज दो गोरखपुर वापस, लेकिन ये मजबूरियां हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस पर रोक लगा रखी है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाया जाए।
लेकिन जेपी नड्डा ने कह दिया था संग वंग अपने घर बैठी है, जरूरत है नहीं आपकी, 2000 पहले थी तो जरूरत, अब तो बीजेपी इतनी मजबूत हो मेरे गई है। ख्याल से तो इस वक्तव्य के लिए जेपी नड्डा काफी प्रायश्चित कर चुके होंगे और उनके प्रायश्चित करने के जो तौर तरीके हैं वो हम लोगों को नहीं पता है। अगर हम लोगों के पास कोई अंदरूनी जासूस होता तो बताता कि उन्होंने संघ में नागपुर जाके या वहां पे पलक्कड़ जाके केरल में किस तरह से प्रायश्चित किया, क्योंकि ये तो सरसंघ चालक के सामने बैठ के उन्होंने क्या कहा, कौन सा भजन कीर्तन किया, कौन सा उपवास किया, कौन सा तर्पण किया, ये सब पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन पता चल जाएगा हम लोगों को इस बात का। इसका तो काफी बात प्रायश्चित भी कर चुके हैं। उनकी बात लानत मलामत बहुत हो चुकी है, मीडिया में भी बहुत लानत मलामत हो चुकी है। बयान भी ऐसा था कि होना भी चाहिए था कि बताओ आपने नहीं, वो तो इस मुगालते में थे ना कि हमारी सीटें जो हैं वो 400 के पार जा रही हैं और भाजपा की अपनी सीटें 350 से ज्यादा आ रही हैं। देखिए, जब एग्जिट पोल आया था, अब मैंने कहा भी है और आपको भी याद होगा, तो मोदी जी किस तरह सीना तान के टीवी में चलते हुए दिखाई पड़े थे। उसके बाद से भाजपा के नेताओं ने ये चर्च कहना शुरू किया कि एग्जिट पोल में कम बताई गई हैं सीटें, हमारी ज्यादा आने वाली हैं। सही बात है, और हकीकत कहीं जुदा निकली। हाँ, उसके बाद से मोदी जी विदेश विदेश घूमते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी शानदार बातचीत की, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। जरूर बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।